So now switching on to the next phase, फिजिक्स के आज हम बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं. Magnetic effect of current. See, how many of you have already started with this topic? If not, it's started, right? ये स्टार्ट हुआ है या ऑलमोस्ट खत्म हो गया? अच्छा, तो आपके यहाँ भी हो गया क्या? शगुन, दिव्यांशु, आपके यहाँ सबके यहाँ हो गया है ना? बहुत बढ़िया. तो कैन एनीबडी ब्रीफली गिव मी व्हाट यू अंडरस्टूड एज फार दिस टॉपिक इज कंसर्न? Excellent answer. Very good. And this phenomena is known as electromagnetism. Apart from that, you must have studied the detailed analysis of the same. Right? How many of you are confident? Yes, this chapter में आता है. कहाँ तक छोड़ा है लास्ट? अभी उन्होंने कहा, लास्ट टॉपिक क्या कहा है लेने के लिए? ठीक है, good. So let's understand one of the best topic as far as this physics is concerned. This topic, अक्षरा आ गई आप बेटा? हाँ, अक्षरा आप चाहें तो लीव कर सकते हैं क्लास को. अंशिका, अगर आप आ चुकी हो तो क्लास में आ जाओ. अदरवाइज यू जस्ट वॉच द वीडियो सेशन. समझ में आ जाना चाहिए. Fine. The 3 chapters of the 12th class actually depends upon the concept of the 10th class. If you understood the magnetic effect of current thoroughly, you will easily understand the concept of 3 chapters at the 12th level. And hence the 5 chapters including the current electricity, magnetic effect of current accumulates 5 chapters. Ray optics, जो हम पढ़ चुके हैं, that makes the another one topic. An electronic part, यानी कि out of 10 chapters, the 6 chapters already being done. The concept, the basic concept, ये already आपका इसमें हो जाएगा. करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो गया है और इसका हो जाएगा. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस बच्चे को भी साइंस लेनी है उसे इस चैप्टर को बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए इसके ऊपर और लॉजिकली क्लियर होना चाहिए. See, this chapter gets divided into 3 parts. ये चैप्टर अपने आप में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. The first one is known as magnetism. The second one is electromagnetism. And third one is electromagnetic induction. These are the 3 prominent subtopics of the same chapter known as magnetic effect of current. As the name itself suggests to us that the current creates by default an important effect apart from the heat known as magnetism, and that's what we need to study. The first one is the magnetism, the phenomena of attracting the small bits of. ध्यान से सुनना, ये चैप्टर है ना, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं है. ये पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है. इसमें एक न्यूमेरिकल ना है ही नहीं. न्यूमेरिकल इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा. इसमें 4-5 रूल है. रूल को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए. मोटर कैसे काम करती है वो ढंग से आपको आना चाहिए. आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर देख लिया होगा. आ गया ना, सीबीएसई का सैंपल पेपर आ गया मैथ और साइंस का. उसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने मोटर के बारे में, और उसका आंसर वही स्टूडेंट दे सकता है जिसको मोटर प्रिसाइजली क्लियर. और मोटर क्लियर करने के लिए शुरू से सारी क्लास क्लियर होनी चाहिए.
The first one, the magnetism, the phenomena of attracting the small bits of iron, nickel, cobalt, etc. by a substance is known as magnetism. Whereas electromagnetism, the branch of physics that deals with the study of magnetism ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी. देखो ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, ध्यान से समझिए, ये सुनने वाली क्लास है, समझने वाली क्लास है. नोट्स तो चाहे आप बाद में भी बना लेना, राइट, और नोट्स खुद से बनाने चाहिए. समझो ज्यादा, जहां जो इंपॉर्टेंट बात होगी मैं लिखवा दूंगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी. अब इसका उल्टा है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म के कारण इलेक्ट्रिसिटी का क्रिएट होना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और इसका लास्ट टॉपिक जो है वो है डोमेस्टिक वायरिंग, और उसको भी आप लोगों को कर लेना चाहिए, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. तो स्टार्टिंग करते हैं मैग्नेटिज्म से. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द, इनफैक्ट मैग्नेटिज्म इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट यानी कि मेटेलिक सब्सटेंसेस, right, by a specific substance known as magnetism, and those substances which exhibits the same, जिनके अंदर ये आदत होती है कि वो खींच लेते हैं सारे मेटलिक जो हमारे सामने आर्टिकल्स हैं, उसको हम मैग्नेट्स कहते हैं. अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो वेरी फर्स्ट मैग्नेट, नेचुरल अकरिंग मैग्नेट वाज फाउंड इन 600 BC. 600 BC by a physician known as Thales of Miletus, who is basically a Greek philosopher, found an ore of iron with chemical formula Fe3O4. मैं जरा आराम से बता रहा हूं. दिस इज एन ओर ऑफ आयरन. ओर क्या होता है ये हम कर चुके हैं फर्स्ट टर्म में, जो कि हमारे सिलेबस से निकल गया था. Right, an ore of iron means a natural mineral enriched with iron. एक ऐसा मिनरल जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन मिले, उसको हम ओर कहते हैं. So he found this substance, right, in 600 BC in the district Magnesia in Asia Minor in Greece. ग्रीस में एशिया माइनर एक जगह है, वहां पर मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सब्सटेंस इसको मिला, और ये पहली बार ये ऐसा पाया गया कि इस सब्सटेंस में खासियत थी कि निकल, आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा यानी कि मेटलिक सब्सटेंसेस को खींच लेता था अपनी तरफ. और आई कैन से दैट, तो चूंकि ये मैग्नीशिया में मिला था, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल मैग्नेट, तो इसका नाम था, रखा गया मैग्नेटाइट. आज तक इसका नाम मैग्नेटाइट है. So the very first natural magnet available on the earth crust is known as magnetite. तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, the phenomena of attracting the small bits of all metallic substances by a specific substance is known as magnetism, and those special substances which possess this kind of quality are known as magnets. Right? समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल. हाँ, इसका मतलब उनका फीचर कॉमन होता है. यस, बिल्कुल ओपन माइंडेडली समझना है इसे. भूल जाओ कि कोई टेस्ट वगैरह देना है आपने, तो आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा. राइट, अब ये जो मैग्नेट है, वेरी फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट, फिर ज्यादा डिटेल में ऐसे सब्सटेंसेस की खोज हुई, और भी नेचुरल मैग्नेट्स मिले. तो नेचुरल मैग्नेट्स के अंदर एक थोड़ी सी कमी पाई गई कि नेचुरल मैग्नेट्स जो है इररेगुलर इन शेप होते हैं. राइट, और दूसरा उनके अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, यानी कि अट्रैक्टिंग पावर जो होती है, वो जनरली वीक होती है. राइट, तो इन दोनों कमियों को साइंटिस्टों ने वक्त के साथ साथ दूर किया और अपनी भी एक मैग्नेट बनाई, जिसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं. तो कहने का मतलब है, मैग्नेट आर ऑफ टू टाइप्स. आज की क्लास 90% चांस है आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगी, लखमीर सिंह में भी नहीं मिलेगी, और किसी में भी नहीं मिलेगी. इसलिए इसको जरा ध्यान से सुनना, और आज रात को इसके नोट्स बना लेना. नेचुरल मैग्नेट
an artificial. So natural magnet, the magnets which are actually acquired with the attractive as well as directive properties. अब मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, चाइनीज जो थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया, इस मैग्नेटाइट ओर को उठाया, धागे से बांधा, लटका दिया, लटकाया, हिला दिया, हिलाया तो जाके रेस्ट हुआ इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, वो जाकर हमेशा रेस्ट में आता नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर ही। यानी कि मैग्नेटाइट के अंदर एक और खासियत थी अट्रैक्शन के अलावा, दैट इज नोन एज डायरेक्शन, इंपॉर्टेंस टू द डायरेक्शन। दैट मीन्स द मैग्नेट apart from the attraction phenomena also acquires directive phenomena, and hence we can say that magnets possess attractive as well as directive properties. दोनों ही किस्म के मैग्नेट के अंदर कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, अट्रैक्शन, राइट, एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। तो नेचुरल मैग्नेट को, चूंकि हम ह्यूमन बींग्स इमीडिएटली हमेशा नई डिस्कवरी में लगे रहते हैं, तो मैग्नेट का इन्होंने कुछ अच्छा खासा यूज देखना चाहा, तो ये कमी पाई कि इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए अपनी एप्लीकेशन के लिए वो डिजायरेबल नहीं है, शेप भी डिजायरेबल नहीं है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को क्रिएट किया गया, जिसका अदर नेम है मैन मेड मैग्नेट्स। और ये कई तरीके की मैग्नेट है, आपने नाम भी सुना होगा, कभी आप साइंस म्यूजियम गए होंगे तो वहां आपको बार मैग्नेट देखने को भी मिली होगी। गए हो स्कूल से साइंस साइंस म्यूजियम? अगर नहीं गए हो तो प्रगति मैदान के पास है, जाना जरूर। वहां पर आपको एक बहुत बड़ी बिग बार मैग्नेट दिखाई देगी और वहां आपको पता लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वहां, राइट। तो साइंस म्यूजियम जरूर जाना चाहिए, क्योंकि तुम अगर साइंस के स्टूडेंट हो आने वाले टाइम में तो यू शुड गो ओवर देयर, कई अच्छी चीजें आपको वहां मिलने वाली हैं। बार मैग्नेट आर्टिफिशियल के अंदर जो आती है, हॉर्स शू मैग्नेट, तीसरी आ गई कंपास निडल, और भाई चौथे की बात करूं तो मैग्नेटिक निडल। राइट। तो चाइनीज ने क्या किया, इस तरीके से दे हैव टेकन एन अनस्प्रंग थ्रेड और उसके ऊपर इस किस्म के एक मैग्नेटाइट ओर को लटका दिया एंड फाउंड दैट कि वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में ही रेस्ट करते हैं, अट्रैक्शन तो इनके अंदर है ही, राइट। तो obviously the magnet acquires two ends and both the ends are known as poles. Every magnet consists of pair of poles, two poles. The pole which is directing towards the geographical north known as north pole, and the other one should be known as साउथ पोल। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। मैं बड़े आराम आराम से क्लास की स्टार्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए एक बात गले उतरनी चाहिए। अब इस तरीके की ये जो मैंने आपके सामने एक मैग्नेट को रखा है, तो मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं पता लग गया, मैग्नेट जनरली क्या होती है वो भी पता लग गया। अब कंपास निडल, बार निकल, मैग्नेटिक निडल, एक्सेट्रा जितने भी ये आर्टिफिशियल मैन मेड मैग्नेट्स हैं, they all are according to the required design and with required strength with themselves, right। पूरी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, पूरा मोबाइल कम्युनिकेशन, एवरीथिंग कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट द यूज ऑफ मैग्नेट। तो आज जो कुछ भी हम साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैग्नेट इज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो मान लिया कि ये एक तरीके का बार मैग्नेट मैंने लटका रखा है इस तरीके से, now the line that moves along the
एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, इस तरीके से, इज नोन एज एक्सियल लाइन। भाई मान लिया ये एक बार मैग्नेट है, जो मैंने बार मैग्नेट जो बार की तरह दिखती है, बार चॉकलेट, राइट, एक्सियल लाइन, द लाइन दैट passes along the length of the magnet is known as axial line. The plane, at the same time, another one, the line which is perpendicular, ध्यान से देखिएगा, the line which is perpendicular to the magnet passing through the center is known as equatorial line. Equatorial line of the magnet. And the third one, the line, the plane that envelops the entire magnet, the plane that envelops the entire magnet perpendicular to its surface is known as magnetic meridian. तो ये मैग्नेट के तीन खास इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। मान लिया ये है बार मैग्नेट, ये रही ना मेरे हाथ में मेरा पेन, मेरा बार मैग्नेट की तरह कंसीडर करूं, इसके सीधी लाइन पे जाने को एक्सियल लाइन कहेंगे, इसके बीच से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसको इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। और मान लिया कि यहां से पूरा परपेंडिकुलर एक फिक्सिशियस रेक्टेंगुलर प्लेन है जो पूरा का पूरा मैग्नेट को परपेंडिकुलरली एनवेलप कर रहा है, उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे, एंड इट्स ऑलवेज बी ए प्लेन, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। लिखो इसे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की कौन कौन सी खासियत हो सकती है। सबसे पहली खासियत तो उसकी डेफिनेशन ही है, द सब्सटेंस दैट एक्वायर्स द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द मेटेलिक एलिमेंट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ आर नोन एज आर बेसिकली मैग्नेट्स। सेकंड, दे हैव अट्रैक्टिव एज वेल एज डायरेक्टिव फिनोमेना। द थर्ड वन, द अट्रैक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस मैक्सिमम एट द टू पोल्स ऑफ द गिवन मैग्नेट, जो कि आप साइंस म्यूजियम में देखेंगे कि मान लिया ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, लेट्स कंसीडर दिस एज ए बार मैग्नेट। अब इसके चारों तरफ मैंने कुछ कीले डाल दिए हैं, नेल्स, बहुत सारी नेल्स मैंने इसके चारों तरफ डाल दी हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो नेल्स है सबसे ज्यादा कहां एक्यूमुलेट हुई हैं, एट द एंड्स ऑफ द गिवन मैग्नेट, एंड हेंस द अट्रैक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द गिवन मैग्नेट। गॉट इट। ये इसके अंदर एक नेचुरल काबिलियत है, यानी कि नॉर्थ और साउथ पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अलोंग द लेंथ भी है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन इज ऑलवेज बी एट द एंड्स ऑफ द सेम, राइट। तो जो मैं बताता जा रहा हूं उसके नोट्स खुद बनाने हैं, मैं नोट्स नहीं लिखवाऊंगा आपको। पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है मैंने बता दी अट्रैक्टिव, और ये तीसरी अपने आप में ये है, दिस इज थर्ड वन। द फोर्थ वन, ए मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ पोल्स। एक मैग्नेट में हमेशा पोल्स होते हैं, राइट। तो पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर विद इक्वल स्ट्रेंथ, यानी कि ये नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं, इनकी जो मैग्नेटिज्म है, इनकी जो मैग्नेटिक पावर है, वो उसकी स्ट्रेंथ सेम है।
अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को m1 कहूं, इसकी स्ट्रेंथ को m2 कहूं, तो दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है m, वेयर m रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मैग्नेट। राइट। यहां भी एक खासियत है कि अगर हम दो मैग्नेट को एक पास लेकर जाएं तो लाइक पोल क्या करने चाहिए? लाइक पोल रेपल वन अनदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट वन अनदर। ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर। नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होगा, साउथ साउथ में रिपल्शन होगा। लाइक पोल्स अट्रैक्ट वन, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट वन अनदर, लाइक पोल्स रेपल ईच अदर। राइट। आई होप ये बात समझ आ रही है। द नेक्स्ट फिफ्थ वन। अब अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, भाई मान लिया ये एक बार मैग्नेट है, ये एक और दूसरी बार मैग्नेट है, और दोनों कुछ इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि दे आर अंडर द विसिनिटी ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहां देखिएगा कि अगर ये नॉर्थ साउथ है और ये साउथ और नॉर्थ है, एंड दे आर सेपरेटेड थ्रू ए डिस्टेंस r, let the magnetic strength of this particular magnet is m1, this one is m2. So what should happen between them? Attraction. This is north, this is south, this is north, this is south. Now what should happen between them? Repulsion. That means I am talking about the force of interaction. Force of interaction by default means there might be the possibility of attraction or repulsion, right, between the two magnetic strengths separated through a considerable amount of distance. And let the distances r. तो ये जो force of interaction है, which may be attraction or repulsion depending upon the availability of the pair of poles to one another, this force of interaction is directly proportional to the product of their magnetic strength and is inversely proportional to the square of the distance between them, which seems to be synonymous with the Coulomb's law, isn't it? That means this, if collectively written as, so m2 m1 m2 divided by r2, and hence F is equal to k m1 m2 divided by r square. भाई समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? Here k is a constant of proportionality and its value is 1 in CGS system. आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वैसे इसका कोई सिग्निफिकेंस 10th क्लास में नहीं है। k इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट में आज चूंकि हो सकता है आप जो है NTSC एग्जाम दे तो वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई SI सिस्टम में k की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई और अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 10 टू पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये इसकी SI यूनिट है की। और ये जो म्यू नॉट है, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक permeability of absolute magnetic permeability of the free space। यह हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट फीचर हुआ। एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब कि फ्री स्पेस के अंदर भी अगर मैग्नेटिज्म लाई करेगा रहेगा तो कितना मिनिमम रहेगा, दैट्स वैल्यू इज 10 टू पावर -7, जिसका और डिटेल्ड एनालिसिस आप 12th क्लास में दिखेंगे। बिल्कुल 12th यहीं से स्टार्ट होती है जहां से मैं कर रहा हूं। पर इसका मतलब ये नहीं मैं आपको 12th पढ़ा रहा हूं, ये 10th के लिए बहुत मस्ट है भाई। 10th एंड 12th में फर्क सिर्फ एक्सटेंशन और डेरिवेशंस हैं, वो डिटेल्स तो सेम है क्योंकि चैप्टर के नाम भी सेम है। आगे चलें। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने अभी तक बताया। कहीं कोई डाउट तो प्लीज डू आस्क मी। ये 12th में देखना, इसका फिलहाल मतलब ये समझो कि भाई अगर फ्री स्पेस में अट्रैक्शन है, बिल्कुल है,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ नहीं पढ़ा हमने? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से एवरीबॉडी इन दिस अर्थ अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स which is directly proportional to the product of their mass inversely proportional to the square of the distance between them. ग्रेविटेशन चैप्टर। तो जो फ्री स्पेस के अंदर मिनिमम अट्रैक्शन एग्जिबिट करता है वो रिसर्च से पता लगा 10⁻⁻⁷। ये वेबर क्या है? ये बेसिकली एसआई यूनिट है मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिक फील्ड की, राइट। छठा पॉइंट है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। एक मैग्नेट अगर है, वो मैग्नेट है, तो उसके अंदर मोनोपोल नहीं हो सकता। याद रखना, मोनोपोल मतलब एक ही पोल नहीं हो सकता। इट्स ऑलवेज बी एक्वायर्ड विद व्हाट? इट ऑलवेज बी एक्वायर्ड विद अ पेयर ऑफ पोल्स, एक नॉर्थ एक साउथ, होगा ही होगा, राइट। तो क्या करो आप, एक मैग्नेट है, बड़ी सारी मैग्नेट है, उसको टुकड़े टुकड़े कर दो, उसके कई टुकड़े कर दो उसके, राइट। तो जितने भी छोटे छोटे पीसेस आएंगे ना सामने, आपने एक मैग्नेट को इसलिए ब्रेक कर दिया क्योंकि आप चाहते हैं एक ही मोनोपोल रह जाए। आपने नॉर्थ साइड के एक हिस्से को तोड़ दिया मान लिया, और आपने ये सोचा कि भाई नॉर्थ मैंने अलग कर दिया, साउथ को तोड़ के साउथ को अलग कर दिया, लेकिन अलग करते ही वो अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मैग्नेट है, तो वो अपने आप में नॉर्थ साउथ में बदल जाएगा, नॉर्थ साउथ में बदल जाएगा। क्या ये बात समझ आई? यानी कि प्रैक्टिकली ये साबित हो गया कि अगर कोई चीज मैग्नेट है तो उसके अंदर सिंगल पोल नहीं होगा, उसके अंदर हमेशा दो पोल होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी बहुत डिटेल आप आने वाले टाइम में देखेंगे। 4-5 किस्म के मटेरियल होते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे आप। फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, वो मटेरियल कैसे काम करते हैं, दैट ऑल रिक्वायर्स इंटरेस्ट। खैर आगे चलूं, दिस इज 5th 6th, the 7th property. 7th is the inductive property. Inductive property is the inherent property of every magnet. हर मैग्नेट में होती है। कहने का मतलब है कि एक मैग्नेट की संगति में अगर हम कोई नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट को रख दें, आयरन को रख दें, निकल को रख दें, कोबाल्ट को रख दें, और इसके बाद छोड़ दें, इसे डिपेंड करता है किस साइज की मैग्नेट के पास छोड़ा है आपने, उसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, उतने दिन वो ले सकता है, उतना वक्त वो ले सकता है। तो आप पाएंगे कि ये भी मैग्नेट में बदल गए, राइट। तो अगर आप एक मैग्नेट के आसपास नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट्स को रखेंगे तो कुछ वक्त के बाद वो भी मैग्नेट में बदल जाएंगे। दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट टू इंड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड to create a magnetism in the another substance, right or not? कहीं कोई भी डाउट हो प्लीज बेझिझक पूछिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं हमेशा से कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो मुझे टीचर मत समझो, मुझे आप अपना कुलीग समझो, आप अपना एक तरीके से क्लासमेट समझो, क्योंकि मैं तो सीनियर स्टूडेंट हूं, तुम जूनियर हो, फर्क इतना है। भाई मैं 23 साल से 10th को पढ़ा रहा हूं, मैं 23 साल से फेल हो रहा हूं, राइट। तुम तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो, अभी आओगे 1 साल में और 1 साल में 10th कर जाओगे। तो ये दिमाग में बैरियर नहीं होना चाहिए कि भाई इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, कहीं ऐसा ना हो मेरी इंसल्ट हो जाए। अगर क्लास में इन्वॉल्वमेंट है, कोई दिक्कत है तो तुरंत पूछो, टॉपिक ही ऐसा है। धीरे धीरे जब आगे जाएंगे। The 8th one is repulsion is the sure test of magnetism. थोड़ी क्लास जो है ना थ्योरेटिकल है, क्योंकि चैप्टर ही थ्योरेटिकल है, लेकिन सारी साइंस का बेस है, इसलिए नींद आ रही हो तो जग जाना, ठीक है। जाकर पानी के अंदर मार लो आप, अगर थोड़ा हिस्टोरिकल डिटेल लग रही है तो।
इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से बता रहा हूं कि ये चीज है ना दिमाग में घुसनी चाहिए। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे। हाँ मैटर होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। इट एक्वायर्स परमानेंट मैग्नेटिज्म। एक्सीलेंट क्वेश्चन। अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे, परमानेंट मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। आने वाले टाइम का ये 100% कंफर्म क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर मैग्नेटिज्म तब तक रहता है जब तक हम चाहते हैं, राइट। और वो हमारे जितने भी स्पीकर हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सब के अंदर, लैपटॉप के अंदर, आप जो स्पीकर से सुन रहे हो जो कुछ, सबके अंदर मैग्नेट है, और उस मैग्नेट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो। तो रिपल्शन इज द श्योर प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैग्नेट, श्योर टेस्ट ऑफ, इनफैक्ट इज द श्योर प्रॉपर्टी, ये भी लिख सकते हैं, द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। कैसे भाई, मान लिया मेरे पास यहां पर कुछ पीसेस रखे हुए हैं आयरन के, नहीं मुझे नहीं मालूम आयरन है क्या है, राइट। कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, क्या मैं एक बढ़िया एग्जांपल दे देता हूँ। ये दो आइडेंटिकल पीसेस रखे हुए हैं, दोनों एकदम एक जैसे दिखने में, कलर भी इनका एक है। इसमें से एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट नहीं है। इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगाने के लिए हम तीसरी टेस्टिंग मैग्नेट को लेंगे। जो तीसरी मैग्नेट होगी, जो नॉन मैग्नेटिज्म होगा, नॉन मैग्नेट होगा, वो तुरंत खिंच के इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो मैग्नेट है वो जैसे इसके पास आएगा, अगर मान लिया इट हैपेंस टू बी नॉर्थ और ये है साउथ इसके करीब, इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा। इट विल टेंड टू अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट होगा तो यहां पर साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इट आल्सो टेंड्स टू गेट अट्रैक्ट। लेकिन अगर यहां नॉर्थ है और यहां नॉर्थ है तो इन दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, ये परमानेंटली स्टिक कर जाएगा इसके साथ, लेकिन ये फ्लक्चुएट करेगा। तो ये पता लगा दे, इससे पता लग जाएगा कि ये वाला जो पीस है ये मैग्नेट है। इसे कहते हैं रिपल्शन इज द श्योर। रिपल्शन क्यों? क्योंकि देखो जब हम रखते हैं ना, रेंडमली रखते हैं मैग्नेट को, तो रेंडमली रखने पे हो सकता है कि जो मैग्नेट है उसके पास मैंने टेस्टिंग मैग्नेट जो लिया है उसका साउथ उसके आसपास आ गया, तो एकदम भागेगा उससे, रिपल्शन हो जाएगा, आसानी से पता लग गया कि ये मैग्नेट है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके ऊपर इवन आईआईटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारी डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ आ गया होगा आपको यहां तक। तो अभी तक हमने क्या किया? मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, मैग्नेट किसे कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल किसे कहते हैं, मैग्नेट जो भी है उसकी कौन कौन सी खासियत हो सकती है। कुछ पूछना है? हाँ बेटा जी। हाँ, नहीं नहीं, ये कोई बहुत सिंसियर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है। हमें पता नहीं लग पा रहा, हमने ना जो टेस्टिंग मैग्नेट उसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज किया, तो चेंज करेंगे तो साउथ साउथ की तरफ टकरा ही जाएगा, और वो थोड़ा सा हट जाएगा, वो हटने वाला मैग्नेट है, खत्म। दूसरी बात तो यही पता लग गया, वो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो तो परमानेंटली स्टिक कर गया। लेकिन रिपल्शन क्यों बोला है यहाँ पर? क्योंकि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जो दूसरा मैग्नेट है वो रिपल्सिव फीचर भी शो करेगा अगर आप उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे टेस्टिंग मैग्नेट को। तो नेक्स्ट हम धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ जा रहे हैं। भाई अभी तक कुछ पूछना है? नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक मिनट बेटा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, मैं एक्चुअली ना क्लास में हूँ, आपको कॉल बैक करूँ मैं क्लास से फ्री होती? हाँ जी, क्लास से फ्री होती करता हूँ।
हाँ मैं एक्चुअली क्लास में मैं सर, हाँ जी होते ही करता हूँ कॉल आपको। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ पूछ रहे थे आज क्या? हाँ हाँ। हम्म वो मेटल होना चाहिए, अनडाउटेडली मेटल होना चाहिए, राइट। और यही ये जो इंडक्टिव फीचर है ना, इसी ने इस बात का जस्टिफिकेशन दिया, ये वन ऑफ द जस्टिफिकेशन है कि अर्थ आल्सो एक्वायर्स मैग्नेटिज्म, राइट। हमारी अर्थ में भी मैग्नेटिज्म है। क्यों नॉर्थ और क्यों साउथ डायरेक्शन में ही जाकर मैग्नेट रेस्ट करता है, आज उसका थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं, राइट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे? एक मैग्नेट है मेरे पास, एरी बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल क्या होगा, कोई भी बोल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए गिवन मैग्नेट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इसके चारों तरफ का स्पेस, जिसमें मैं अगर आयरन को लाके रखूं खिंच जाएगा, तो वो जो खिंचाव जिस स्पेस के कारण आया, उतने स्पेस के अंदर इस पर्टिकुलर मैग्नेट की पावर है खींचने की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए नॉर्मल लैंग्वेज, आज आप मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी टेक्निकल लैंग्वेज समझेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड is the space, magnetic field of a magnet is the space around the magnet in which the magnetic influence can be experienced, right? Fine. ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में जाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द गिवन मैग्नेट और ए मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस आर बेसिकली द हाइपोथेटिकल। आपको याद है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था? Electric fields are the hypothetical line may be straight or curved, the tangent to which at any point represents the strength of the electric field at that point. इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द गिवन मैग्नेट आर हाइपोथेटिकल लाइंस, मे बी स्ट्रेट, मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। स्ट्रेट भी हो सकती है भाई, कर्व्ड किसने देखा है? किसने देखी है मैग्नेटिक फील्ड? किसी ने मैग्नेटिक फील्ड देखी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखी नहीं। तो साइंटिस्टों ने अपने लेवल पर इसको एनालाइज करना, क्योंकि इसके थ्रू हमें बहुत कुछ समझना है ना, इसलिए एक हाइपोथेटिकल डेफिनेशन दे दी कि भाई हो सकता है ये सीधी लाइन हो सकता है ये कर्विकल लाइन हो। अगर कर्विकल है, द टेंजेंट टू विच इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड मुझे अगर निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ये टेंजेंट मुझे कहीं ना कहीं, हो सकता है टेंजेंट इस तरीके से हो, या हो सकता है टेंजेंट इस तरीके से हो। वो तो पता लगेगा अगर हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को जब कभी प्रैक्टिकली निकाल रहे होंगे, क्योंकि रिसर्च का काम है। डेफिनेशन के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन का पता सीधी लाइन में तो सीधी लाइन ही है डायरेक्शन, और कर्व है तो कर्व में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर उसकी डायरेक्शन का पता लगाना है, तो वहां से जो टेंजेंट जाएगा वो बता देगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। सो मैग्नेटिक फील्ड्स आर हाइपोथेटिकल लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड, the tangent to which at any point represents the strength of magnetic field at that point। कोई नहीं पूछने वाला टेंथ में, समझा रहा हूं क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज मैं लिखवा देता हूं। समझ आ गया होगा तो अपनी लैंग्वेज में अपने आप डिस्क्राइब करना, आगे फ्यूचर में आप पढ़ोगे इसके बारे में। क्लियर? अब यूनिफॉर्म कौन सी होंगी भाई? यूनिफॉर्म होंगी कुछ इस तरीके से, नॉन यूनिफॉर्म होंगी कुछ इस तरीके से।
magnetic field is said to be uniform if they have the same magnetic strength represented by these vectors of equal length directed towards the same direction and also separated through the same distance. So regarded to be what? Uniform magnetic field. Magnetic field is said to be non-uniform if they have unequal magnitude represented by these different signs of the curves separated through variable distances, may or may not be in the same direction. आगे बढ़ूं, आपको अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखो ये थोड़ी सी ना चीजें प्रॉब्लम कर देती हैं। अगर क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसा आया भी हुआ है, इसीलिए बता रहा हूं मैं कि आपको ना इस तरीके की डॉट्स देंगे। दो नंबर का क्वेश्चन है ये। बगल में उसके क्रॉसेस बना देंगे छोटे छोटे। राइट, पूछेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बोथ द डायग्राम्स आर रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में कॉमन क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? सारे जो डॉट्स या क्रॉसेस हैं इक्वल अमाउंट में है, सेम डिस्टेंस पर है। अब प्रॉब्लम आ गई डायरेक्शन की, इनमें डिफरेंस है वो डायरेक्शन का है, राइट। तो ऑल द डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग, इधर देखो, मान लिया कि ये पेन मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन है स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट। All the dots are representing the magnetic field line which are perpendicular to the given surface directed inward। मतलब मैग्नेटिक फील्ड सीधी अंदर जा रही है, इस व्हाइट शीट के अंदर जा रही है ये। तो 25 magnetic field lines are there which are at an angle of 90 degree to their respective places and entering into the same page, and the vice versa is true for the same. These crosses are representing the existence of magnetic field perpendicular to the given surface directed outward। ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना हो कि कौन सी नीचे की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, तो डॉट्स रिप्रेजेंट करता है अंदर की तरफ जाना और क्रॉस रिप्रेजेंट करना है बाहर की तरफ आना। राइट, आई होप समझ आ गया होगा आपको। यहां तक कोई डाउट? बेटा सब समझ में आ रहा है, ये मान के चलूं। और मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये देखो, ये जो मैंने बार मैग्नेट बनाई थी, इसमें मान लिया ये नेल्स है, ये नेल्स है ना सारी। एक बार मैग्नेट के चारों तरफ मैंने बहुत सारी नेल्स को बिखेर दिया। द डायरेक्शन, द पाथ, अब सबकी सब अपने आप को रीअरेंज करेंगी। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कॉर्नर पर होगा, लेकिन ऑल अलोंग द लेंथ जो होगी वहां पर भी द नेल्स ट्राई टू अलाइन देमसेल्व्स
at a particular path, or I can say that the path along which compass needles, मैं थोड़ा एक काम और करता हूं, नेल्स को हटाकर कंपास निडल डाल देता हूं, बड़ी बड़ी होती हैं वो। तो कंपास निडल का साइज एक अच्छा खासा दिखाई देती है कंपास निडल। तो अगर इसमें बहुत सारी हमने डाल दी तो सारी कंपास निडल्स नेचुरली अपना एक रास्ता अपनाएंगी टू एक्वायर डायरेक्शन। वो जो रास्ता होगा दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द पाथ अलोंग विच कंपास निडल्स आर अलाइंड। लिख लो इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, magnetic field lines can also be estimated, magnetic field lines can also be estimated in terms of the path, along which, compass needles are aligned. देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट हमने देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो हमने देख लिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी प्रॉपर्टीज है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो मैं लाइंस को ड्रॉ किया है ये सिर्फ इसे दिखाने के लिए कि मैग्नेट अलग से दिखाई दे रही है इसके अंदर। वो कुछ कहता नहीं, हाँ ये जरूर है। बैठ अब 2 मिनट ये देखिए, इस टाइप का जो मैग्नेट मैंने बनाया है, ये अपने आप में बार मैग्नेट है, राइट। दिस इज इट्स नॉर्थ साइड, दिस इज इट्स साउथ साइड, राइट। इस नॉर्थ और साउथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। So what do you mean by magnetic field lines? Magnetic field lines are the closed continuous curves.
दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। आपको याद है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी बताया था आपको, है? आओ तुम यार, 10 बज रही है। जरा देखना ब्रूनो हट गया हो तो बच्चे को जाना है बाहर, शायद टॉयलेट जाना हो। हाँ जाओ बेटा, तो है नहीं नहीं। तो याद है आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द डिसकंटिन्यूअस कर्व्स that originates from the positive and ends at the negative। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर है, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। ये बात तो क्लियर है। लेकिन मैग्नेट के केस के अंदर मान लिया कि ये बार मैग्नेट है, ये मेरे हाथ में एक तरीके से बार मैग्नेट है। ऐसे दिखाइए रिंकू, ऐसे दिखा। ये मान लिया बार मैग्नेट है, डस्टर डस्टर। ये बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के यहां मान लिया नॉर्थ है, ये साउथ है, तो बाहर से दिखाई देंगी लाइनें नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई, और मैग्नेट के अंदर से दिखाई देगी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हुई। क्या ये बात क्लियर हुई? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स that moves from north towards south in the outer region and from south to north in the inner region of the same। Agreed or not? आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैं कोई जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बुक्स में डिटेल मिलेगी नहीं, आप इसे समझ लो ढंग से। The next one is पहली प्रॉपर्टी क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो अपने आप में इसकी डेफिनेशन ही है। इनफैक्ट पहली जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेशन है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। सेम रीजन जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान देखा था, टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन नेवर बी पॉसिबल। खत्म आंसर। Next property, the crowding of magnetic field lines. Crowding of magnetic field lines represent the most strength of the magnetic field as compared to the delay of the magnetic field lines। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपस में क्लोज दिखाई दे रही हैं, क्राउडिंग है ना उसका। तो अगर क्राउडिंग है तो मतलब स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा है, अगर क्राउडिंग नहीं है तो ऑब्वियसली कम है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब नॉर्थ और साउथ में हम देख चुके हैं या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो अगर ये नॉर्थ है, मान लिया यहां साउथ होगा, तो मैग्नेटिक पोल्स, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन, इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे खिंचाव पैदा होता है, अट्रैक्शन होता है। एंड दे डिलेट लेटरली ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन। अब लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या है कि आप स्ट्रेट लाइंस जो है आपस में आके अट्रैक्ट कर रही है। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपने पढ़ा है, कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं साउंड चैप्टर के अंदर, 9th क्लास के अंदर। हाँ बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है, जल्द में उसे अपलोड भी कर दूंगा। और 9th में आपने चैप्टर को नहीं किया, राइट? पहले सिलेबस को खत्म करो फटाफट जो आने वाला है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा डिटेल भी करना। आई होप ये बात क्लियर हो गई। तो हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव का पता होना चाहिए।
राइट। तो फिलहाल आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव जब तक क्लियर नहीं है तो फिलहाल इस चीज को याद रखो, और ये वैसे कोई पूछेगा नहीं, 12th का हिस्सा है ये। एंड द डिलेट लेटरली, लेटरली मतलब लेटरल प्रेशर लगता है। ये जो है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड यूं है, दूसरी यूं है, तो एक दूसरे पे धक्का मारेंगी वो, और धक्का मार के अलग करेंगे एक दूसरे को। दिस इज नोन एज लेटरल प्रेशर। साइडवे प्रेशर ऑन टू वन अनदर इज नोन एज लेटरल प्रेशर। आई होप ये बात क्लियर है। राइट। तो इस तरीके से हमने वो सारी प्रॉपर्टीज भी कर ली जहां तक मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी का सवाल है। फाइनली रिपीट कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, मे बी स्ट्रेट और कर्व, द टेंजेंट टू at a single point represents the direction of magnetic field at that point. Magnetic field lines are closed continuous curves that originates from north and ends at the source in the outer region and from south to north in the inner region. No two magnetic field lines can intersect at one point. Crowding of magnetic field lines represent the strength of the magnetic field and vice versa is also true. And magnetic field lines contract longitudinally on attraction and dilate laterally on repulsion. खत्म सारी प्रॉपर्टीज। अब बात यह उठती है कि अगर ये एक फिक्सिशियस बार मैग्नेट है, सॉरी ये एक मैग्नेट है जिसका ये साउथ है, ये नॉर्थ है। एक बार मैग्नेट है, सस्पेंडेड फील्डिंग, तो ऑब्वियसली मान लिया कि ये एंड साउथ में जाकर रेस्ट हुआ, वो दूसरा नॉर्थ में। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई अगर हम मैग्नेट को लटकाते हैं तो साउथ और नॉर्थ में ही क्यों, ईस्ट वेस्ट में क्यों नहीं? इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका रीजन जो है वो रिसर्च में पता लगा कि अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, और अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी बिग ह्यूज fictitious magnet that is available along the diameter of the same, along the diameter of the same राइट। ये समझ लीजिए जो मैंने एक तरीके का बार बनाया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायमीटर। Earth itself is considered to be a very big, huge, fictitious magnet, which is in the form of the bar one and available along the diameter of this spherical body, right? With one end as north, just hold for a moment. And this is north and this is south. इनफैक्ट मैं इसे रेड कलर से लिखूं तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो आप ये देखिए जो हमारी हैंगिंग मैग्नेट है उसका साउथ और ये नॉर्थ हुआ या नहीं? देयर इज एन अट्रैक्शन। और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, देयर इज आल्सो एन अट्रैक्शन। राइट। तो ये क्यू नॉर्थ और साउथ में जाकर हमेशा लाई करती है, रेस्ट में आती है, क्योंकि ये माना गया कि अर्थ के अंदर भी एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल सस्पेंडेड मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। And same applicable for the north of the suspended with respect to the south of the earth magnet. Right? तो कोई रिसर्च का काम, आई डोंट नो द रियल आंसर बिहाइंड इट।
कोई पता नहीं होता मैं सामने मना कर देता हूँ बेटा। दूसरा ये है, अमेजोन के जंगल्स के अंदर मैं ना आपको अमेजोन की जो फॉरेस्ट है, अमेजोन की बात कर रहा हूँ मैं, जो अराउंड 42% के करीब पूरे वर्ल्ड को ऑक्सीजन दे रहा है, सबसे बड़े जंगल है, जो सबसे डेंजरस है। वहाँ के तो ट्रीज भी मैन ईटर्स हैं, राइट। कभी आप डिस्कवरी चैनल देख के तो खोल के देखा तो अमेजोन डालना तो सही, आप 1 घंटे की डिस्कवरी देखो आप। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली डेंजरस, राइट। तो वहाँ मैग्नेटिज्म का जो स्ट्रेंथ है वो अलग है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल अवेलेबिलिटी स्पेस ऑफ द अर्थ इटसेल्फ। और कुछ है नेचर के अंदर ऐसा कि जो साइंटिस्टों को मजबूर कर देता है गॉड पे बिलीव करने के लिए। तो जितना साइंस ने जितनी ज्यादा तरक्की की है, भाई आइंस्टाइन से ज्यादा किसने की होगी? आइंस्टाइन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एंटायर फिजिक्स। एट द एंड डेज ऑफ हिज लाइफ उसने ये कहा कि गॉड अगला जन्म साइंटिस्ट का मत देना। इतनी खोज करने के बाद भी मुझे ये नहीं पता लगा कि अभी इसके अंदर और क्या क्या है। अभी एक नासा ने एक गैलेक्सी की खोज की है, NS110S कुछ नाम ऐसा है। उस गैलेक्सी के अंदर 100 लाख नहीं 100,000 लैक्स कुछ इस तरीके से स्टार्स पाए गए हैं, राइट। एक गैलेक्सी है और ऐसी अनकाउंटेबल बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं स्पेस में, उसमें अर्थ है। उस अर्थ के ऊपर हम लोग हैं, और हम लोग अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं, राइट। तो आप अंदाजा लगा लो कि इट इज अनलिमिटेड, स्पेस इज अनलिमिटेड। क्रिएटर ने जो क्रिएट किया है उसको समझना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो जहां तक ये जो सस्पेंडेड मैग्नेटिज्म का खेल है नॉर्थ और साउथ में, ये इसी तरीके से पाया गया और उसका कुछ प्रैक्टिकल एविडेंस दिखा गया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द कॉज बिहाइंड द अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के अगर कहते हैं भाई अर्थ अपने आप एक मैग्नेट का रोल अदा करती है, तो क्यों करती है? तो पहला रीजन ये पाया गया कि अर्थ के अंदर लगभग आप अगर ढंग का आपने मैग्नेट बनाना है तो 1.5 मीटर के को खोद कर उसके अंदर कुछ आयरन पीसेस को डाल दिया जाए और 3-4 महीने बाद निकालो, वो प्योर मैग्नेट है, यानी कि इंडक्टिव प्रॉपर्टी, वो अपने आप में प्योर मैग्नेट बन जाएगा, यानी कि अर्थ एक्वायर्स मैग्नेटिज्म। सिंपल सी बात है, पहला एविडेंस ये माना गया। दूसरा ये माना गया कि अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन आयनाइज्ड गैसेस, isn't it? आयनोस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, which is more than 400 kilometer above the earth's surface, creates cosmic rays. As the earth rotates, the strong electric current gets set up in the space due to the movement of the charged ions in the ionosphere that results into the development of the current, and that current magnetizes the earth. यानी कि current is a source of electric, the current is a source of magnetism. अगली क्लास में हम जानेंगे a moving charge acts as a source of magnetic field. तो आयनोस्फीयर के अंदर जो आयोनाइज्ड गैस हैं वो कॉस्मिक रेज प्रोड्यूस करती हैं, अर्थ रोटेट करता है जिसके कारण उस रोटेशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स का डेवलपमेंट होता है, और ये डेवलपमेंट मूवमेंट ऑफ आयनिक चार्जेस जो है आयंस में होते हैं ना ऊपर तो आयनोस्फीयर के अंदर, तो उनके इंटरेक्शन के कारण करंट डेवलप होता है जो कि मैग्नेटिज्म का कारण होता है। साइंटिस्टों ने सोचा है कि भाई ये भी रीजन हो सकता है, ये सब हो सकता है मान रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस किसी के पास नहीं है। तीसरी चीज ये मानी गई क्योंकि ये प्रैक्टिकल एविडेंस से काफी करीब है, क्योंकि जो हमने अपनी लाइफ में अगली क्लास के अंदर आप देखेंगे मोटर है, जनरेटर है, वो सब बातें साबित कर दी है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट का हीटिंग इफेक्ट के अलावा अगर कोई और इफेक्ट है तो केमिकल है, और केमिकल के बाद मैग्नेटिक है, राइट। तो केमिकल इफेक्ट जो है वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। केमिकल इफेक्ट तो आया ही नहीं, हमारा सिलेबस में ही नहीं है 10th में। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट आज से 12 साल पहले 10th के सिलेबस में था, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या जबरदस्त पार्ट था, सेल कैसे काम करती है, सब कुछ था, सब खत्म कर दिया सिलेबस।
तभी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नॉलेज है वो ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी कंपनीज ये कहती हैं कि हमें इंजीनियर्स नहीं लेमैन मिलते हैं, उन्हें इंजीनियर हम बनाते हैं, वो सिर्फ डिग्री लेकर आते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, साल 1.5 साल तो हम उन्हें तैयार करते हैं। अब ये कोरोना में जितनी भी इंजीनियरिंग हो रही है 2 साल से किसने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए हैं? आईआईटी से लेकर आप लगा लो इसमें किसी भी कॉलेज में थ्योरेटिकल इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, प्रैक्टिकल कहाँ किए गए हैं? हाँ के बराबर चांस है, तो प्रैक्टिकल नहीं है वो इंजीनियर कैसा? लेकिन ये जो चीज सबके साथ है, इस जब इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक सिंसियर स्टूडेंट को वो चूज करते हैं, तैयार कर देते हैं, वो तैयार भी हो जाता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई, ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन ये माना गया कि अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, इजंट इट? अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो देयर आर मोल्टन metals with extremely high temperature are also circulating along with the earth, and these circulating molten iron pieces, nickel, cobalt or any other metallic elements in the liquid state, metal जो कि liquid state में है, कितना हाई टेम्परेचर होगा? मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस। तो वो जब अर्थ रोटेट करता है तो वो मोल्टन मेटल्स जो हैं, यानी कि वो आयंस में, मेटल्स क्या है तो आयनिक फॉर्म के अंदर होंगे। तो जब वो रोटेट करेगा तो मोल्टन जो हमारे एलिमेंट्स हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर एट एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, दे आल्सो सर्कुलेट अलोंग विद द अर्थ इटसेल्फ एंड thereby creating the circulating current within the earth, and that circulating current might be the cause behind the creation of the magnetic field of the earth itself। भाई क्लियर हो गया? ये भी एक रीजन माना गया, राइट? कोई डाउट इसके अंदर? The branch of physics that deals with the study of magnetism due to Earth is known as terrestrial magnetism, or geomagnetism. The branch of physics that deals with the study of magnetism किसके कारण? अर्थ के कारण, known as terrestrial magnetism. This is important, maybe asked in 1 mark question, or also regarded with the geomagnetism. What's the cause behind the earth magnetism के नोट्स बना लोगे ना अपने आप? अब क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिज्म होता है? क्या ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म है? कौन कहता है कि है, कौन कहता नहीं है? डेफिनेटली है, और जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पाई जाती है हार्ट में और ब्रेन में, राइट? स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इन द हार्ट along with the brain. So human body also acquires magnetism, and this natural phenomena of our body to acquire magnetism creates one of the best technical instrument in order to look after the internal organs of the human body, to investigate some serious damages, चाहे वो ब्रेन की बात हो, चाहे वो हार्ट की बात हो, चाहे वो किडनी की बात हो, लिवर की बात हो, क्रॉनिक डिजीज के अंदर उनको अंदर तक देखने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे हम एमआरआई कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो आधार है, वो ह्यूमन मैग्नेटिज्म है। As our body acquires magnetism, that creates an electrical instrument which is used to investigate the internal organs of the human body itself for the investigation or to rectify some chronic disease, to look after the extent of the chronic disease available in the particular organ, right? I hope समझ आ गया होगा आपको।
तो हियर इट एंड्स द एंटायर डिस्कशन एज फार एज टुडे सेशन इज कंसर्न, जो कि शुरुआत हुई थी मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, मैग्नेट किसे कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स कौन कौन सी हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और फिर उसके बाद हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा सा जाना और ये पाया कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो 10 टू पावर -5 टेस्ला है। E stands for Tesla. Tesla is the SI unit of magnetic field. And what is this Tesla and how to define one Tesla is a part of the next class. I hope समझ आ गया होगा, राइट? सो इस तरीके से आज का ये सेशन कवर हुआ और आज एक समझदार स्टूडेंट क्या करेगा, रात को सोने से पहले जो भी मैंने डिस्कस किया है उसके नोट्स बना के मुझे दे देगा, भेज देगा। मैं इसका अभी बैच क्रिएट कर देता हूं और आप इसे मुझे भेज दीजिए फिर, ठीक है? तो आप इसे आज क्रिएट करेंगे तो आपकी लॉन्ग लास्टिंग ध्यान में रहेगा, क्योंकि बुक्स में ये नहीं है। अगली क्लास पूरे चैप्टर का बेस है, वो टेक्निकल डिस्कशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगली क्लास अगर आपने छोड़ दी या नहीं अटेंड की तो जितनी भी क्लासेस हैं उसे कोई जरूरत नहीं अटेंड करने की, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर चैप्टर समझना है तो अगली क्लास किसी भी कीमत पर छोड़ मत देना। नेक्स्ट सेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और वो भी 99% किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड आपके टिप्स पर है, ये चैप्टर आपके टिप्स पर है। लेट द क्वेश्चन कम इन एनी फॉर्मेट ऑफ एनी लैंग्वेज, यू वुड बी इन अ स्टेज टू गिव द राइट आंसर बिहाइंड इट। इसका प्रॉमिस मैं करता हूं। बी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट सेशन, राइट? तो जो मैं परसों ही लेने वाला हूं, इतने इसको तैयार करो, थोड़ा मेहनत करना है इसके ऊपर। आज काम थोड़ा ज्यादा है, आपको मैथ का भी काम करना है, उसमें भी काफी क्वेश्चंस करने हैं, फाइनल तक आंसर निकालना है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, अरे कॉन्सेप्ट तो आता है, फॉर्मूला पुट किया, अरे बाकी तो कैलकुलेशन है, कर लेंगे। वो कैलकुलेशन पार्ट की प्रैक्टिस नहीं करते और वहीं स्टक कर जाते हैं मेन एग्जाम के दौरान, और उनके कारण स्पीड स्लो हो जाती है, 2-4 क्वेश्चन भी छुट जाते हैं। इसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर आपको हर क्वेश्चन का फाइनल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आंसर आना चाहिए तो निकालना है, उसे छोड़ना नहीं है, आलसी नहीं होना है। भाई सभी होना क्लास के अंदर, कोई क्लास तो छोड़ के नहीं गया। राइट रिशिता, आर यू देयर इन द क्लास? फाइन, ये बात समझ आ गई आपको? अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखो वक्त बदल रहा है, आगे तुम्हारी मर्जी है। आज से कुछ साल पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो 11, आज में से एक स्टूडेंट ने फोन करके पूछा था कि सर 11th और 12th में मैं कौन सी स्ट्रीम लूं। तो मैं इसके बारे में भी सिलेबस खत्म होने के बाद एक कैरियर काउंसलिंग टाइप का एक सेशन आपके सामने रखूंगा, राइट? कि आपका विजन क्या होना चाहिए अगर एजुकेशन में आगे बढ़ना है। तो 11th एंड 12th के अंदर अगर आप साइंस लेते हैं और IIT या नीट जैसे सब कोर्सेज की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको स्कूल भी जाना होता है। भाई अब तक तो कोरोना था इसलिए सब बच्चों को, जो पिछला बैच गया है, थोड़ा अच्छा टाइम मिल गया, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचना, जब कोरोना एक खत्म हो जाएगा, प्रॉपर स्कूल खुलेंगे, 3 बजे स्कूल से आओगे, 4 से 5 दिन आप किसी लाइव सेशन में कथा सुनोगे, फिर रात को होमवर्क करोगे, प्रैक्टिकल का काम करोगे, फिर आपको IIT की सीट की तैयारी तो दूर की, CBSE की तैयारी करनी है, IIT की तैयारी करनी है। अरे CBSE की तैयारी, IIT तो दूर की बात है, CBSE की तैयारी में बड़ा स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। और एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि 60% से ऊपर स्टूडेंट्स जो IIT में हैं वो जनरली 1 साल ड्रॉप करने के बाद एडमिशन लेते हैं। अगर आपको अपने साथ ऐसा ना करना हो और स्कूल भी बेहतरीन ढंग से निभाना हो
और 2 ही साल पढ़कर पहली ही अटेम्प्ट के अंदर बड़ा टेस्ट क्लियर कर कर कॉलेज ले लेना हो, तो आपके पास समय के अनुसार अपने आप को चेंज करना सीखो। अगर समय के अनुसार चेंज नहीं करते तो हम 2 साल से ताला लगा हुआ इंस्टीट्यूट के अंदर, बिल्कुल काम नहीं कर पाते। लेकिन कोरोना ने हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी को, हमारे काम को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। हमने 2 साल तरीके से ढंग से पढ़ाया और आज प्राउडली कह सकता हूं 5 बच्चे मेरे डीटीयू में सेलेक्ट हो गए। सब अच्छी ब्रांच में गए हैं। अभी जो फोन आया था वो कांग्रेचुलेशंस का ही आ रहा था, एक के पेरेंट्स का ही, क्योंकि उनका बच्चा भी डीटीयू में सेलेक्ट हो गया स्पॉट राउंड में। तो तरीका क्या है अगर आपको रेगुलर स्कूल जाना है? तो अब पहले एक समस्या थी कि भाई हमको नॉलेज मिलती नहीं थी कहीं से। हमको या तो बड़े बड़े कहीं कोटा जाना पड़ता था या कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर लाइव अटेंड करना हमारे लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि हमें वो कंटेंट कहीं और से नहीं मिलता था। लेकिन अब कंटेंट की कोई कमी नहीं है। एक समझदार स्टूडेंट क्या करता है कि वो सारे के सारे, अब ना अच्छे लोगों का बिजनेस ऊपर से लेके नीचे तक हिल गया, जिनकी मोनोपोली चला करती थी। या रेंट लेने के लिए भी 10-10, 12-12, 20-20 हजार रुपए का रेंट हुआ करता था। सबको स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंस नजर आ गई कि स्टूडेंट से हमारे घर कैसे चलते थे। और कम से कम 10 से 11 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लग जाती थी, रहने खाने पीने सब मिला मिलू के। क्यों? क्योंकि बच्चे की मजबूरी है, उसे एक बेहतरीन टीचर से बहुत कुछ सीखना है। और बेहतरीन टीचर्स तो डेफिनेटली लाइफ के अंदर पढ़ाते ही आ रहे हैं, लेकिन अब उन बेहतरीन टीचर्स के सबकी क्लासेस भी तैयार हैं। और याद रखना, अपने अंदर बिठा लो, बड़े से बड़ा टेस्ट दुनिया का कोई टीचर तुम्हें क्लियर नहीं कराता। ये जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हाईली इन्वेस्टमेंट लगाकर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वो कोर ब्रेन ढूंढ लेते हैं 9th क्लास में ही, अपने पास बिठा लेते हैं, जाने नहीं देते घर में, सारी फैसिलिटी देते हैं, सब कुछ उस बच्चे का करते हैं। ऐसे अगर 10, 12 बच्चे, 15 बच्चे हिंदुस्तान से किसी ने ढूंढ लिए और उनको सेलेक्ट करा दिया, तो वो कारण बनते हैं करोड़ों के, अरबों के बिजनेस का। इसका मतलब क्या है कि बाकी नहीं क्लियर करेंगे। 15 लाख बच्चे बैठते हैं, 14 लाख बैठते हैं, तो उसमें से 10 लाख से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट मोर देन 90% होता है 12th में, 10th में भी। तो क्या उनका सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन कुछ हजारों का होता है। और ये हजार कौन होते हैं? जिनकी नॉलेज डीपेस्ट लेवल पर है, और उससे भी ज्यादा जिनकी प्रैक्टिस अनकाउंटेबल है। तो आज नॉलेज की कोई कमी नहीं है। अटेंड वीडियो सेशंस। अरे जो लाइव में टाइम टेबल के अनुसार सिलेबस 1 महीने में एक चैप्टर खत्म होगा, अरे क्यों नहीं उसको 4 दिन में खत्म कर देते, 1 हफ्ते में खत्म कर देते? टाइम की कीमत है भाई। अब समय तुम्हारे हाथ में है, वो पूरी नॉलेज तुम्हारे हाथ में है। चीजों को समझो और समझने के बाद उसके टेस्ट दो। पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की भी ढंग से प्रैक्टिस होनी चाहिए। और फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है पूरे के पूरे चैप्टर का एक ग्लिम्स इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, पूरा का पूरा थॉरो रिवीजन करने की काबिलियत होनी चाहिए। और फिर लास्ट है उस चैप्टर से रिलेटेड अनगिनत टेस्ट देनी चाहिए। जनरली जो टेस्ट मैं ले रहा हूं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 3 से 4% लोग भी नहीं कर रहे काम पूरे इंडिया के अंदर। हमने इतनी मेहनत करके 2-2.5 साल के अंदर अपने क्वेश्चंस के बैंक को तैयार किया है, और ये मकसद बना लिया कि पढ़ाना तो है लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस कराना है। कितने टेस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के हो चुके हैं, कितने आगे होने वाले हैं, ऐसे और भी चैप्टर्स हैं। तो समझदार स्टूडेंट जो बड़े लेवल की तैयारी करेगा, वो एक अच्छे वीडियो सेशंस को अटेंड करके सिलेबस को खींचे और फिर टेस्ट दे।
और टेस्ट जब दे तो उसमें देखे कि कहां क्या गड़बड़ हो रही है, अपनी स्पीड इंक्रीज करे। और सेल्फ स्टडी इज द कोर रीजन बिहाइंड द क्लियरेंस ऑफ ए वेरी बिग टेस्ट। जितनी गहराई में पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, उतने आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्रू सम बिग एग्जाम आसान हो जाएगी। ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन जिसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है ना के बराबर स्टूडेंट करते हैं, ना के बराबर। अरे कथा तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है। टेस्ट वीकली होते हैं। अरे आईआईटी जैसी तैयारी करो तो रोज टेस्ट दो, फटाक से सिलेबस खत्म करो, रोज टेस्ट दो। देखो तुम्हें एक चैप्टर के अंदर सागर जितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जितना ज्यादा ब्रेन यूज करोगे क्वेश्चंस के अंदर, उतना ज्यादा काबिलियत हासिल होगी और उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी लाखों बच्चों से बीट करके आगे जाने की होगी। परसेंटाइल का अर्थ ही है, ये लड़ाई है एक। किस चीज की लड़ाई है कि कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर मिनिमम टाइम में देता है, दैट इज नोन एज परसेंटाइल। 99% या 100% मार्क्स लेकर कॉलर ऊपर मत कर लेना आपने कि 10th और 12th में आपने बहुत बढ़िया रिजल्ट ले लिया, हम तो बस अब बादशाह हो गए। अगर असल में सक्सेसफुल होना है तो चीजों को जल्दी सीखो, अब ज्यादा प्रैक्टिस करो, वक्त कम है, मिलते 2 साल ही हैं। नहीं तो क्या होगा, 1 साल के बाद फिर साल ड्रॉप करोगे, फिर ड्रॉप करने के बाद तैयारी करोगे और सिंसियर स्टूडेंट तब जाकर एडमिट लेगा। जो वक्त के साथ बदलता है वही सीखता है। अगर वक्त के लिए, जो आपने आज सरफेस एरिया वॉल्यूम की क्लास देखी है, शायद 2017 की क्लास है, क्योंकि बोर्ड पे ली हुई थी इसलिए ठीक ठाक सारे एक वीक बच्चे को भी समझ आ जाती थी, इसलिए मैंने दे दी थी आज। हम तो टेक्नोलॉजी में 2016 से ही आ गए। नहीं आ रहे होते तो आज हमारा काम को बंद हुए भी 1.5-2 साल हो गए होते। सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें काम में रहा 11th और 12th को पढ़ाने में। अगर ये चीज नहीं होती तो हमारा इतना बड़ा काम रुक जाता। तो भाई वक्त के साथ जो बदलना सीखता है वही तरक्की करता है। अदरवाइज 2 साल बीत जाएंगे, एडमिशन कहीं होता नहीं है, तो या तो सिंसियर स्टूडेंट एक चांस और लेता है, या जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हुई है आप जाओ अपना एडमिशन लो, फिर वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होंगी तो वहां से भी कामयाब हो जाओगे। क्योंकि वक्त बदल गया। अब यूनिवर्सिटी से, अब बच्चों के कैरियर यूनिवर्सिटी से नहीं बनते, यूनिवर्सिटी के कैरियर बच्चे बनाते हैं। चॉइस इज योर्स। इसलिए एक दिमाग में ना एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि लाइव अगर होगा तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा कि हमारा सही एडमिशन हुआ है। लेकिन इसमें कितना कुछ खो दिया है काफी बच्चों ने, मैं बता नहीं सकता। मेरे यहां पढ़ने के अलावा भी जो 10th में मेरे पास, 10th के बाद हमारे यहां नहीं पढ़े, कहीं और पढ़े, वो 5 बच्चे, 5 से 7 बच्चे वो भी सेलेक्ट हुए हैं। उन्होंने, आपको सरप्राइज होगा, 2018 वाले बैच ने 25 अगस्त को पूरा 10th खत्म कर दिया था, पूरा 10th। मतलब उनको 1 सितंबर को बोर्ड का पेपर दे दे तो 90% नंबर आ रहे थे वो तभी। और तुम लोग अभी दिसंबर, जनवरी आ गया, वही घिसी पिटी कथा सुन रहे हो मुझसे, जो मैं 20 साल से सुना रहा हूं। तो तुम देखो ना तुम किस लेवल से आगे बढ़ रहे हो। और लाइव में अगर मैं लूंगा तो जाकर ये चीज 10-12 फरवरी तक खत्म होगी, फिर उसके बाद बोर्ड ही आ गया। इसीलिए मैंने कई स्टूडेंट्स को पहले ही आगाह किया था कि वीडियो, अगर तुम सिंसियर हो तो वीडियो अटेंड करो और फटाफट खत्म करो सिलेबस, और फिर आ जाओ मैदान में टेस्ट में। और ऐसे क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल टफ हैं, जो कि हर बच्चे के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन वो वक्त तुमने अपने साथ दिया ही नहीं।
ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास है, एक ही दिन में अटेंड करके बच्चों ने चैप्टर एक ही दिन में खत्म किया है, जो आपका अगले हफ्ते तक जाके खत्म होगा। और बिल्कुल वही पढ़ाऊंगा जो पढ़ाता आ रहा हूं। अगर मैं आज लाइव सेशन लेता तो 100% यही पढ़ाता। इसके लिए वीडियो सेशन कामयाब नहीं है जो सिंसियर नहीं है। अरे जो सिंसियर नहीं है वो तो चाहे लाइव बैठा हो चाहे वीडियो बैठा हो। सालों से क्या लाइव जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी क्या बच्चे फेल नहीं होते थे? जरा अपने आप से पूछना कि तुमने 10th के अंदर क्या और कुछ मिल सकता ना 9th कर पाए आप ढंग से, मिल सकता था जो आपने खोया है। लेकिन ये गलती 11th एंड 12th में मत कर देना। जितना जल्दी हो सके सिलेबस खत्म कर दो। 11th में आओ ना तो ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में। अभी पता है बच्चे क्या करते हैं? अभी तो इंस्टीट्यूट ढूंढने में टाइम लगा देते हैं 11th से। वो बैच शुरू होता है जाकर जून में, जुलाई के एंड तक जुलाई के फर्स्ट वीक तक शुरू होती है पढ़ाई। स्कूल तो होंगे जुलाई से शुरू, उनको 10th के बाद एडमिशन भी लेने होते हैं, फिर अगस्त में एग्जाम आ जाएंगे। क्योंकि आज पलक झपकते ही 11वीं पास हो जाएगी। 80% बच्चों को 11वीं भी ढंग से नहीं आती। और एक जागरूक स्टूडेंट क्या करेगा? अरे उसके पास सारा कंटेंट है, 4 महीने में 3 महीने में खत्म। और उसके बाद वो सीधा हायर लेवल, जब तक जून खत्म होगा तब तक 11th ही खत्म कर देगा अगला। वो बच्चे बड़ा टेस्ट क्लियर करते हैं। अब तुम लोगों के लिए तो ब्लेसिंग टाइम है, जो आज से 5-7 साल पहले के बच्चों के पास नहीं था, बेचारों के पास। तुम्हारे पास है वो चीज। अब नॉलेज इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। पहले इंफॉर्मेशन के लिए भी मेहनत करो और प्रैक्टिस के लिए भी मेहनत करो। अब इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, अपनी स्पीड अपने इंटरेस्ट के साथ ग्रास्प करो और सारा फोकस प्रैक्टिस पे लगा दो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी हाई है। नहीं तो चाहे हमारा इंस्टीट्यूट हो चाहे दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, 2 साल वहां अपने पैसे देना और एंड में कहीं रिजल्ट कुछ नहीं, कोई बड़ा नहीं मिलने वाला इंस्टीट्यूट। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन एक्सेप्शंस की बात करें तो एक्सेप्शन में तो 11 प्लेयर इंडियन टीम में भी है। तो हमें हमारी काबिलियत भी देखनी है, अपने सर्कमस्टेंसेस भी देखने हैं, अपना इंटरेस्ट भी देखना है। और साइंस जैसा सब्जेक्ट लो तो 200% इंटरेस्ट तो लेना, 0.00001% भी अगर तुम्हें लगता हो कि तुम इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम करंट के बारे में सोचते हो, मतलब तुम रिजल्ट के बारे में सोचते हो, मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, बड़ा इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, इसलिए साइंस ले रहा हूं। वो धक्के खाते हैं, कुछ नहीं मिलता उन्हें। डिग्री मिलती है उनको, कैरियर नहीं मिलता। लेकिन जिसका पैशन है, जिसका पैशन है मतलब जिसके माँ बाप उसके हाथ से जबरदस्ती छीन लेते हैं किताब, कि पागल होगा क्या, थोड़ा आराम तो कर ले, जबकि वो बच्चा जानता है इन्हें मालूम ही नहीं मुझे कितना रस आ रहा है, मुझे कितना आनंद आ रहा है इसे पढ़ने में, वो बच्चे कामयाब होते हैं। नहीं तो भाई सारे के सारे इंस्टीट्यूट, चाहे आप 11वीं 12वीं की बात कर लो या अंडर ग्रेजुएशन की बात कर लो, सब के सब पैसा दो डिग्री लो, काम खत्म। राइट? इसलिए लाइफ में कुछ करना है ना अगर, तो अपना विजन बनाओ, फोकस हो जाओ और एक टारगेट के अनुसार पढ़ाई करो। नहीं तो आप समाज में आप भी रहते हो, हम भी रहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज को आप जानते होंगे, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फैमिली के बच्चे ही आईआईटी के अंदर पहली बार क्रैक कर पाते हैं। राइट? द चॉइस इज योर्स। टीचर होने के नाते मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार तुम्हें जगाना मेरा मकसद था, वो मैंने करने की कोशिश की और करता रहूंगा। रेस्ट इज योर चॉइस। राइट? तो दैट इज इट फॉर टुडे। परसों तक काम करने की कोशिश करना। परसों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को कवर कर देंगे।
एंड प्लीज सेंड द टास्क एट द अर्लीस्ट। साइंस का बैच में अभी बनाने जा रहा हूँ। गुड नाइट बेटा।